ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर की है। इसे अगर 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में इतनी हिंसा थी, इतनी नफरत थी कि फौरन पूरे देश में वायरल हो गई। इस वीडियो में उग्र भीड़ तस्लीम नाम के 25 साल के एक शख्स को पीट रही थी। तस्लीम यूपी के हरदोई से है और वो चूड़ी बेचने का काम करता था। इनफैक्ट तस्लीम की कई पीढ़ियां ये काम करती हुई आई है। हमारे बाप दादा भी सब चूड़ी का काम करते थे, जब तक जिएंगे जब तक करते रहेंगे। वीडियो में तस्लीम अली भीड़ से रहम की भीख मांगते हुए दिखता है। वह हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि बाबूजी मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा, लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी और वो लगातार तस्लीम अली को मारती रही। पीले कुर्ते में दिख रहे शख्स तस्लीम अली को मारने वाले लोगों से कहता है इस वीडियो में अपना चेहरा ना दिखाएं और रिकॉर्ड करने वालों से कहता है सिर्फ तस्लीम की वीडियो रिकॉर्ड करें और भीड़ का चेहरा वीडियो में ना आए। इसी तरह ये तमाशा लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और जो आता था उससे रिक्वेस्ट की जाती थी कि तस्लीम अली को कम से कम एक थप्पड़ जरूर मारे। उसके बाद क्या हुआ, तस्लीम अली ने भीड़ के खिलाफ हिंसा की FIR की। उसने इल्जाम लगाया कि उसके 10,000 रुपए छीन लिए गए, उसके साथ बदसलूकी की गई, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उसको मारा गया, उसको गालियां दी गई, उसको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया और उसने इल्जाम लगाया कि उसके लगभग 25,000 रुपए की चूड़ियां लूट ली गई। तो क्या असली नाम क्या है? हमने कहा असली तस्लीम है कि मुसलमान है। तो बस ये इतना बताने के बाद फिर हमारा जेब की तलाशी ली। मोबाइल था वो पहले निकाल लिया, फोड़ दिया। उसके बाद पैसा हमारा था वो खोस लिया, 10,000 रुपए थे। माल 20-25 हज़ार का था वो खोस लिया। उसने 3-4 लोग और बुला लिए, उन लोगों ने मिलकर हमें मारा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ जो एक लोकतांत्रिक सेक्युलर देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में तस्लीम जैसे लोगों के साथ अक्सर हो जाता है। उसका मंसूबा क्या था, इस पर भी सवाल उठता। तो अगर नाम बदलकर काम कर रहा था तो फिर सवाल ये उठता है कि उसने बदला हुआ नाम क्यों नहीं बताया, उसने दूसरा आधार कार्ड क्यों नहीं दिखाया। ऐसी मारपीट की नौबत ही नहीं आई। मतलब तस्लीम अली का एक वीडियो ट्रायल शुरू हुआ, तस्लीम को चूड़ी जिहाद डिक्लेयर किया गया और कुछ टीवी चैनल ने तस्लीम पर लव जिहाद का इल्जाम लगा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि तस्लीम अली और उसको मारने वाली भीड़ पर बराबर एक्शन लिया जाए। उस वक्त मध्य प्रदेश के फॉर्मल होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा, हिंदू नाम रखा हुआ था जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई। तस्लीम की FIR फाइल करते ही तस्लीम के खिलाफ भी एक FIR कर दी गई जिसमें इल्जाम लगाया कि तस्लीम ने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्र को छेड़ने की कोशिश की है। कंप्लेंट में आगे लिखा है, उसने अपना नाम गोलू बताया और एक आधा जला आधार कार्ड दिखाया। जब मेरी माँ पैसे लेने गई, जब चूड़ी वाले ने मुझे गलत नजर से देखा और मेरे हाथ पकड़कर बोला मैं तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पिना देता हूँ, उसने मेरे गाल पे गलत तरीके से हाथ लगाया। जब मैंने चिल्लाया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और वो वहां से भाग गया। तस्लीम पर एक इल्जाम यह भी है कि उसने एक झूठा आधार कार्ड बनवाया और उसके पास 2 और आधार कार्ड थे जिसकी सफाई तस्लीम ने एक वीडियो बनाकर दी। कोई भी फर्जी नहीं है। जो पहले जमाने में वो पहचान पत्र बना था, जो गांव के लोग कहते थे हमारे गांव में, तो वो भूरा नाम रख दिया। तो वो भूरा का पहले पुराना पहचान पत्र है और जब जो नए समय आया तो हमने भूरा का पर उर्फ तस्लीम रख दिया। आधार कार्ड तस्लीम नाम का बना दिया। तो फर्जी कोई भी नहीं है, दोनों राइट है। लेकिन तस्लीम की कोई भी सफाई काम नहीं आई। तस्लीम को पॉक्सो केस के इल्जाम में लगभग 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 107 दिन बाद तस्लीम को बेल मिली है और सेक्शन 7, सेक्शन 8 इतने सीरियस ऑफेंस हैं। अगर आप FIR देखेंगे भी तो भी आपको ये नहीं कह सकते कि उसमें सेक्शन 7 या सेक्शन 8 ऑफ पॉस्को एक्ट में आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या FIR रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस केस को एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बना के इन लोगों ने इसको फ्रेम किया है एंड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, इसके मुस्लिम होने की वजह से इसको फ्रेम किया। आप सोच रहे होंगे कि इतना वक्त बीत गया है, तस्लीम अली की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? तस्लीम की बात आज करना इसलिए जरूरी है, तस्लीम अली इस केस में पूरे तरीके से दोषमुक्त कर दिया गया है, यानी तस्लीम को बाइज्जत बरी कर दिया। माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और तस्लीम को बाइज्जत बरी कर दिया। आज तस्लीम इंदौर नई देश की न्यायपालिका में विश्वास करके पूरी तरह खुशी खुशी आज शाम को अपने गांव लौट जाएगा। अगर तस्लीम को शायद बाइज्जत बरी नहीं किया जाता तो तस्लीम की कहानी दोबारा डिस्कस नहीं होती। तस्लीम का कहना है कि उसका टॉर्चर इसलिए हुआ कि वो एक मुसलमान था
और उसका नाम तस्लीम अली था। तो यही गुजारिश है कि हमारे इंदौर की जो तहजीब गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। हमारे साथ सबने अच्छा सलूक किया। हम किसी को न गलत कहते हैं न किसी को गलत कहें। तस्लीम की कहानी किसी भी तरीके से कोई एक्सेप्शन नहीं है। तस्लीम की तरह इखलाक सलमानी की भी कहानी है। तस्लीम के केस से ठीक एक साल पहले 23 अगस्त 2020 को इखलाक का केस नेशनल स्पॉटलाइट में आया था। इखलाक सहारनपुर का रहने वाला था और वो काम ढूंढने के लिए पानीपत गया था क्योंकि कोविड के वक्त काम ठंडा पड़ा हुआ था। और इखलाक एक नाई का काम करता था। पानीपत में वो किसी जगह रुककर आराम कर रहा था जिस वक्त दो लोग नशे की हालत में उसके पास आए। उन्होंने उसका नाम पूछा और कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया। जिस वक्त उन्होंने इखलाक के हाथ पर 786 का टैटू देखा, यानी 786 का एक टैटू देखा, उस वक्त वो आंख बबूला हो गए और उन्होंने इखलाक पर हमला कर दिया। और ये हमला भी कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था। आरोप यह है कि इखलाक का हाथ इस हमले में काट दिया गया। पुलिस ने उस वक्त कहा था कि शायद इस हमले की वजह वो ना हो जो बताई जा रही है। उन्होंने कहा था कि इखलाक रेलवे लाइन के किनारे पर पड़ा मिला था तो शायद उसका हाथ ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया होगा। लेकिन इखलाक के भाई इकराम ने हमें बताया था कि इखलाक की पूरी बॉडी में लकड़े के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए मिले थे। जिन लोगों ने उसका हाथ काटा था उनके घर में आरी मशीन थी और ये आरोप था कि उन्होंने उसी आरी की मशीन से इखलाक का हाथ काट दिया। उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। इखलाक का केस एक तरीके से नेशनल स्पॉटलाइट में आया और इखलाक ने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी उस कंप्लेंट में एफआईआर हो गई और उसी दिन इखलाक के खिलाफ भी एक काउंटर एफआईआर हो गई। स्क्रिप्ट बिल्कुल तस्लीम की कहानी जैसी थी। इसमें भी इल्जाम लगाया गया कि आरोपियों के बच्चे का यौन शोषण करने की कोशिश की गई है। इखलाक की फैमिली ने भी इस केस में आरोप लगाया था कि ये एक हेट क्राइम है और इखलाक उसकी मुस्लिम पहचान की वजह से टारगेट किया गया। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में नैरेटिव स्पिन किया जाता है वैसे ही इखलाक को इस केस में एक तरीके का दरिंदा बनाकर पेश कर दिया गया। इखलाक पर पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। 2 साल बाद इखलाक को इस केस से पूरी तरह बाइज्जत बरी कर दिया गया। आप सोचिए कि इस बीच इखलाक हॉस्पिटल में रहा, फिर जेल गया और जेल से बाइज्जत बरी होकर वापस भी आ गया। लेकिन जो केस इखलाक की फैमिली ने फाइल किया था उस केस में लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। इखलाक का भाई और इखलाक की फैमिली ये सवाल पूछते हैं कि क्या सिर्फ उनको छोड़ दिया जाना या इखलाक को बाइज्जत बरी करना इंसाफ है। ये सवाल शायद तस्लीम अली की फैमिली और तस्लीम अली भी पूछेगा कि क्या सिर्फ तस्लीम अली को बाइज्जत बरी कर दिया जाना इंसाफ है। तस्लीम अली को जो थप्पड़ मारा गया उसका क्या, इखलाक का जो हाथ कट गया उसका क्या, इन 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया गया। इखलाक के भाई ने हमें बताया कि अब इखलाक दोबारा कोई काम नहीं कर सकता है। उसके सिर पर भी चोट आई है और वो पूरी तरह से उस ट्रॉमा से अभी तक उभर नहीं पाया है और वो बाहर आने के बाद भी अब कोई काम नहीं करता है। इखलाक के फ्यूचर का क्या और जिन लोगों ने इखलाक और तस्लीम अली के खिलाफ हिंसा की थी उनका क्या। तो ये जो 2 कहानियां हमने अभी आपको बताई है किसी भी तरह से एक्सेप्शन नहीं है। इनफैक्ट ये एक ट्रेंड बन चुका है। सारे मामले जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँ, देख भी रहा हूँ, ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि अगर क्रॉस केस नहीं बन पा रहा है तो कोशिश की जाती है कि कोई पर्सनल एनिमिटी का एंगल ढूंढा जाए। उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इनके बीच कोई पहला विवाद था या कुछ ऐसा था जिसके कारण से ये घटना हुई है। ये कई केसेस में मैंने पैटर्न देखा है। दूसरी चीज जो क्रॉस केस की बात है तो ये भी एक पैटर्न है जहां कॉज वर्कर का एंगल आता है या कोई और भी एंगल आता है या लव जिहाद का एंगल आता है तो वहां क्रॉस केस होता है। तो इस केस में भी इखलाक के केस में भी पुलिस ने जो है वो एक तरह से कहा जाए कि अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में एक पुलिस वाला अफ्ताब नाम के एक व्यक्ति को धमकी देते हुए कहता है कि उसके पैर में गोली मार देगी, जिसके बाद वो उसको जेल भेज देगा। जो मेरे साथ जाएगा बहुत चीजें करूंगा बंद, जिस चीज में कहता हूँ पूरे काम में गोली मार के तो में भेजूंगा, सब तो बता दीजिएगा। वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था, इस वजह से पुलिस वाले पर एक्शन हो गया। लेकिन जहां पर सीसीटीवी नहीं होता है, जहां पर सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, क्या उन केस में भी आपको लगता है इसी तरह से इंसाफ मिल पाता है? आप देखेंगे कि इतिहास में भी इसी तरीके की हिंसा इस तरीके से विक्टिम पर ही सेक्सुअल वायलेंस का इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ लिंचिंग या हेट क्राइम को जस्टिफाई के कई सारे इंसिडेंट्स मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अमेरिका है। 1882 से 1968 के बीच अमेरिका में बहुत सारे लिंचिंग के केसेस हुए। इन केसेस का सबसे बड़ा प्रिटेक्स ये था कि इन केस में जो भी हिंसा या लिंचिंग होती थी, इनका प्रिटेक्स ये दिया जाता था कि लिंचिंग एक रिस्पॉन्स है रेप का। लिंचिंग इसीलिए की जाती थी क्योंकि ये व्हाइट वुमन का रेप करने की कोशिश करते हैं या फिर बच्चों के ऊपर हमला करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस है हुए। एंजिला
डेविस नाम की अमेरिका की स्कॉलर थी जिन्होंने इस मिथ को एक्सपोज करते हुए 1981 में एक किताब लिखी और उन्होंने बताया कि कैसे ये एक पूरा स्टीरियोटाइप, ये एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है ताकि वायलेंस को और क्रिमिनल एक्टिविटी को, किसी की हत्या कर देने को, लिंचिंग कर देने को, जो कि एक क्राइम है, उसको जस्टिफाई किया जा सके और उसको एक मोरली एक्सेप्टेबल चीज बनाया जा सके। इसी तरह का स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं पिछले कुछ वक्त में हिंदुस्तान में भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और स्टीरियोटाइप का सबसे बड़ा विक्टिम बनते हैं इखलाक सलमानी और तस्लीम अली जैसे लोग, जो कि सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, कहीं चूड़ी बेच रहे होते हैं या फिर कहीं पर बाल काटने गए होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में शायद अभी भी इन सारे केसेस को ऐसा देखा जाता है जैसे ये कोई एक्सेप्शन हो और फिर लार्जर डिस्कशन, लार्जर डिबेट करने की कोई कोशिश अभी तक हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।